everyone. In today's lecture, we are going to start with Act Trademark Act 1999. ठीक है, तो ट्रेडमार्क एक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। ठीक है कि ये जो एक्ट है ये है वैसे तो छोटा, लेकिन इसके अंदर केस स्टडीज आपको बहुत मिलेंगे। और जो भी केस स्टडीज है वो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग केस लॉज है। लाइक स्टारबक्स का केस आपको मिलेगा, आपको कोका कोला का केस मिलेगा, आपको पूमा का एक केस मिलेगा। तो आपको इंटरेस्टिंग केस लॉज ये पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर पढ़ने भी मिलेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है ट्रेडमार्क? ट्रेडमार्क है क्या पहले तो देखो। अगर ट्रेडमार्क की मैं बात करूं तो जैसे एक सिंपल सा लॉजिक आप समझो। ट्रेडमार्क है ना, ये कोई भी टाइप का लोगो, कोई डिजाइन, कोई मार्क, कोई टैगलाइन या कुछ भी कलर कॉम्बिनेशन से कोई इमेज बनाया है। ठीक है, उसको हम सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बोलते हैं ट्रेडमार्क। बराबर। अब ट्रेडमार्क की जरूरत क्यों है? क्यों ट्रेडमार्क बनाया जाता है? क्यों कंपनी, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज आप जैसे देखोगे, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, रिलायंस, टाटा, ये जितनी भी कंपनी है, amazon, एप्पल, ये सारी की सारी कंपनी ना अपना लोगो बना के बैठी है, अपना एक ट्रेडमार्क, अपना एक डिजाइन बना के उन्होंने रखा है। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज दैट कि ये लोगों से उस कंपनी का एक आइडेंटिटी बनता है। मतलब आज अगर जैसे मैं समझो, आपको सिंपली बोलता हूँ कि एक फ़ोन मैं आपके हाथ में देता हूँ और अगर मैं ऐसा बोलूँ ना ये फ़ोन है ना एप्पल का फ़ोन है, तो आप बिलीव नहीं करोगे। कब तक? जब तक आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर एप्पल का लोगो नहीं मिलेगा। करेक्ट? मतलब लोगो से आपको पता चला कि अच्छा ये एप्पल है, मतलब ये पर्टिकुलर कंपनी से बिलॉन्ग करता है। और तुम्हारे दिमाग में क्वालिटी भी एस्टैब्लिश हो गई कि ये एप्पल है, मतलब यार ब्रांड एक क्वालिटी भी सही होगा। करेक्ट? अभी जैसे समझो मैं आपके सामने 100 शूज़ रख दूँ और वो 100 शूज़ के ऊपर है ना एक भी कंपनी का लोगो नहीं है, ना एडिडास, रिबॉक, ठीक है, नाइकी, कुछ भी नहीं है। उसमें से फिर मैं आपको बोलूँ ना कि रिबॉक का शूज़ ढूँढ के दिखाओ, आप नहीं कर पाओगे। बिकॉज़ उसका रीज़न है कि भाई आपको पता कैसे चलेगा ये रिबॉक ने बनाया है, करेक्ट? लेकिन सोचो अगर उसी प्रोडक्ट के ऊपर एक रिबॉक का सिंबल लगा दिया, एक एडिडास का सिंबल लगा दिया, तो आप देख के समझ जाओगे कि ये एडिडास का प्रोडक्ट है, ये रिबॉक का प्रोडक्ट है। तो ट्रेडमार्क है ना, बल्क क्वांटिटी में से एक क्वांटिटी या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। बराबर। इसका और कोई लॉजिक हो ना हो, ये सबसे सिंपल लॉजिक आप समझो कि ट्रेडमार्क इसके लिए बनाया जाता है। अदरवाइज कंज्यूमर को कैसे समझेगा कि ये कंपनी का प्रोडक्ट ये है, ये कंपनी का प्रोडक्ट ये है? वो मार्क देख के समझ रहा है। बराबर। तो दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रेडमार्क। ठीक है, चलो अभी हम लोग बात करते हैं फीचर्स ऑफ ट्रेडमार्क की। तो देखो फीचर्स क्या-क्या है ट्रेडमार्क के। जैसे सबसे पहले तो अभी सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। आप ऑनलाइन इसकी वेबसाइट है आईपीआर की, आप उस पे जाके एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। बहुत सिंपल प्रोसेस है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्टीज़ या कोई बहुत ज़्यादा मगजमारी वाला काम नहीं है। बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आप ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर सकते हो। सेकंड आता है हियरिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसेस। अब तो ये भी प्रोविज़न रखा है कि भाई कभी कोई हियरिंग करनी है और अगर आप सपोज़ अवेलेबल नहीं हो या आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो, तो ऑनलाइन हियरिंग का भी ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है? तीसरा होता है सिम्प्लीफाइड प्रोसेस। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप प्रोसेस एक बार आप भी देख लोगे ना तो भी आपको समझ जाएगा। और कुछ लोग तो थोड़े स्मार्ट है तो भाई खुद ही कर लेते हैं, देख-देख के इधर-उधर से पढ़-पढ़ के कर लेंगे। इतना कोई टेक्निकैलिटी या ऐसा कोई लेंदी या ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बहुत सिम्प्लीफाइड प्रोसेस बनाया है। नेक्स्ट आता है क्रिमिनल एक्शन। देखो ट्रेडमार्क का एक सबसे बड़ा एक ये भी एडवांटेज है, अगर मैंने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर किया और वो ट्रेडमार्क रजिस्टर करने के बाद उस ट्रेडमार्क को अगर कोई यूज करता है ना, ठीक है, अगर उस ट्रेडमार्क को कोई मेरी परमिशन के बिना यूज करता है, तो उस पर्सन के ऊपर क्रिमिनल एक्शन भी मैं फाइल कर सकता हूँ। ये मुझे बहुत बड़ा फायदा मिलता है व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेडमार्क। देन आता है रिडक्शन इन फीस। जो पहले फीस थी वो थोड़ी हाई थी, बट अब मेक इन इंडिया ये वो सब के नाम पे फीस बहुत रिड्यूस हो चुका है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज मोर टाइम फॉर द ट्रेडमार्क वैलिडिटी। देखो आप जब ट्रेडमार्क रजिस्टर करोगे ना, पहले के टाइम पे ओरिजिनली एक्ट के अंदर है ना, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करने पे 7 साल तक का ट्रेडमार्क वैलिडिटी होता था। बट नाउ इट इज इंक्रीज टू 10 ईयर्स। तो अब 7 नहीं, अब 10 ईयर्स तक आप रजिस्टर कर सकते हो। एक बार रजिस्ट्रेशन किया, 10 साल तक देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही 10 साल खत्म हो गया, आप उसको री-रजिस्टर कर लो। तो अगेन 10 इयर्स, 10 साल वापस खत्म हो गया, री-रजिस्टर कर लो, अगेन 10 इयर्स।
तो आप अपने ट्रेडमार्क की ब्रांड वैल्यू धीरे-धीरे बढ़ा सकते हो और ये एक ब्रांड बन सकता है आगे चल के। ठीक है? चलो नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क। तो जैसे कुछ फेमस टाइप के ट्रेडमार्क है, जैसे एक होता है कलेक्टिव मार्क, जैसे आईसीएसआई। अभी जैसे देखो, आप अगर एलएलबी कर रहे हो या आप सीएस कर रहे हो या आप सीए कर रहे हो, आप कोई भी कोर्स में हो, बराबर? आपने है ना कोई ट्रेडमार्क को जब जनरली क्या होता है, लोग ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हैं, बट यहाँ पे पता है कैसा होता है कलेक्टिव मार्क में? आप अपने नाम के आगे सीएस लिखोगे। अब वो सीएस का एक पर्टिकुलर फॉन्ट साइज़ देखो आपको दिख रहा है। ठीक है? लोग ये अपनी गाड़ी के ऊपर चिपकाते हैं, या ये कहीं न कहीं सीएस सिंबल तुम यूज़ कर रहे हो, बराबर? लॉयर्स होते हैं तो वो एडवोकेट वाला सिंबल यूज़ करते हैं, करेक्ट? मेरे को एक बात बताओ, ये जो सीएस का मार्क है या सीए का मार्क है या ये एडवोकेट वाला मार्क है, क्या ये आपने रजिस्टर किया? नहीं। तो किसने रजिस्टर किया? तो ये एक एसोसिएशन ने, एक ग्रुप ने रजिस्टर किया है। लाइक सीएस के लोगों की बात करूँ तो एक एसोसिएशन आईसीएसआई, उसने रजिस्टर किया है। एडवोकेट के लोगों की बात करूँ, इट इज़ रजिस्टर्ड बाय वन एसोसिएशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसने रजिस्टर किया है। तो वो आपको अलाउंस देता है कि आप उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन तब अलाउंस मिलेगा जब आप उसके मेंबर बनते हो। तो वन्स यू क्लियर योर सीएस, जैसे आपका सीएस हो गया, आपका मेंबरशिप नंबर आ गया, नाउ यू कैन स्टार्ट यूजिंग योर दैट सीएस वाला लोगो, करेक्ट? जैसे ही मेरा एलएलबी खत्म हो गया, आई कैन यूज़ दैट एडवोकेट वाला लोगो। क्योंकि अब मैं उस ग्रुप का मेंबर बन चुका हूँ। तो मेरे पास उस ग्रुप को, सॉरी उस लोगो को यूज़ करने का परमिशन आ गया बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है? सेकंड होता है वेल नोन ट्रेडमार्क, जो मल्टीपल कंट्रीज़ में यूज़ होते हैं, मल्टीपल कंट्रीज़ में ब्रांड बन चुके हैं, बहुत फेमस हो चुके हैं, उसको वेल नोन ट्रेडमार्क हम बोलते हैं। देन आता है सर्टिफ़िकेशन ट्रेडमार्क, जैसे कुछ प्रोडक्ट होते हैं, जैसे हेलमेट अगर आप खरीदते हो, तो हेलमेट के ऊपर है ना आईएसआई का मार्क होता है। इट इज़ लाइक कि भाई ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और एक क्वालिटी वाला है। आप गोल्ड खरीदते हो तो उसके ऊपर भी मार्क होता है, बराबर? हॉलमार्क जिसको हम बोलते हैं। तो वो सर्टिफ़िकेशन ट्रेडमार्क में आ गया। नेक्स्ट आता है सर्विस मार्क, जो कंपनी सर्विस इंडस्ट्री में है, बराबर? जो सर्विसेज़ दे रही है, गुड्स नहीं बना रही है। होटल इंडस्ट्री हो गया, जिम हो गया या टीसीएस एग्ज़ाम्पल ले लो आप। तो ये सब क्या है? इसको सर्विस मार्क बोलते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रेड नेम्स। जैसे कुछ कंपनी ने अपने हर एक प्रोडक्ट पे वो लोग कोई बस अपना ही लोगो चिपका रहे हैं, बराबर? मतलब कोई अलग नाम से प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, जो कंपनी का नाम है उसी नाम से प्रोडक्ट बेचा जाता है, तो उसको बोलते हैं ट्रेड नेम्स। और एक होता है साउंड मार्क। साउंड मार्क की जब मैं बात करता हूँ ना, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे इमेज तो नहीं डाल सकता था, लेकिन आपको मैं एग्जांपल ज़रूर दे सकता हूँ। साउंड मार्क होता है, जैसे आईपीएल का एक ट्यून आता है, देखो आईपीएल के मैच में बीच-बीच में बजता है। कुछ 5-7 सेकंड का वो ट्यून है, ठीक है? वो साउंड मार्क हो गया, बराबर? क्योंकि जैसे आप वो सुनते हो ना, आपको आईपीएल याद आता है। दिस इज़ नोन एज़ अ साउंड मार्क। क्या बोलते हैं उसको? साउंड मार्क बोलते हैं, ठीक है? अब देखो, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में कुछ अलग-अलग कैटेगरीज़ है। जैसे देखो, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में अगर आपने सिर्फ़ नाम को रजिस्ट्रेशन किया, तो वो नेम कैटेगरी में रजिस्टर होता है। देन आता है इन्वेंटेड, आपने कुछ ऐसा नाम बनाया है जो डिक्शनरी वर्ड नहीं है, आपने खुद खुद उसको क्रिएट किया है, लाइक ब्रोमांस, बराबर? ऐसा कोई भी फंकी वर्ड या ऐसा कोई भी वर्ड जो मैंने क्रिएट किया है जिसका कोई डिक्शनरी मीनिंग नहीं है, उसको इन्वेंटेड ट्रेडमार्क भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशन, कि कुछ वर्ड्स भी है और कुछ नंबर्स भी है, तो उसको कॉम्बिनेशन ट्रेडमार्क बोलते हैं। देन आता है सिंबल, सिर्फ खाली सिंबल है, बराबर? बस और कुछ भी नहीं है, नाम-वाम कुछ नहीं लिखा है, सिंबल ट्रेडमार्क हो गया ये। देन आता है मोनोग्राम, एक पर्टिकुलर फॉन्ट स्टाइल में ये सब लिखा है, मोनोग्राम बोलते हैं इसको। और एक होता है गूगल, जो मल्टी कलर में यूज़ होता है, लाइक गूगल में देखो हर एक फॉन्ट अलग-अलग कलर में है, तो ये मल्टी कलर हो गया। क्लियर यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंसेप्ट, हु कैन अप्लाई फॉर ट्रेडमार्क। अब जब मैं बात करता हूँ कि ट्रेडमार्क जब आप अप्लाई करते हो रजिस्ट्रेशन के लिए, तो किसके नाम पे ट्रेडमार्क रजिस्टर हो सकता है? तो देखो, ट्रेडमार्क है ना, एक इंडिविजुअल के नाम पे भी रजिस्टर हो सकता है। ये पार्टनरशिप फर्म के नाम पे भी रजिस्टर कर सकते हो आप, फिर चाहे कंपनी हो, गवर्नमेंट हो, ट्रस्ट हो, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट एनजीओ भी अलाउड है। तो ये 6 में से कोई भी कैटेगरी रहने दो, सबको अलाउड है। ये सारे के सारे के कैटेगरी वाले पार्टनरशिप फर्म हो, कंपनी हो, गवर्नमेंट हो, इंडिविजुअल हो, दे ऑल कैन अप्लाई फॉर द ट्रेडमार्क, बराबर? तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि एक ह्यूमन बीइंग, एक इंडिविजुअल
यही पर्सन अप्लाई कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। नाउ जॉइंट एप्लीकेशन क्या अलाउड है क्या, कि जैसे सपोज मैं और मेरा भाई, हम दोनों एप्लीकेशन कॉमनली कर रहे हैं और हम ट्रेडमार्क के ऊपर दोनों जॉइंटली राइट्स एक्वायर करने जा रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है क्या? सो सेक्शन 24 क्या बोलता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ टू और मोर पर्सन टू बी रजिस्टर्ड एज अ जॉइंट प्रोपराइटर्स of the trademark where the mark is used or proposed to be used in the relation to goods or services connected with the joint application. It means अगर आप जॉइंटली अप्लाई करते हो, दो या दो से ज्यादा लोग मिलके सेम एप्लीकेशन डाल रहे, एक ही ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर रहे, तो जॉइंट एप्लीकेशन माना जाएगा और दोनों पर्सन या तीनों पर्सन या चार जितने भी नाम लिखे हैं, सबके नाम पे वो ट्रेडमार्क रजिस्टर होगा। बराबर? ओके, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेडमार्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिक चीज है बहुत, कि जब आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करोगे तो व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट जिस पे आपका रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी होगी। सो ट्रेडमार्क कैन बी रजिस्टर्ड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 10 years एंड रिन्यूअल इज अलाउड। तो जैसे ही आपने एक बार ट्रेडमार्क रजिस्टर किया, आपको 10 साल तक उस ट्रेडमार्क को यूज करने का अलाउंस है, परमिशन है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10 years आपको रिन्यू करना है, तो एवरी 10 years के ड्यूरेशन में आपको रिन्यू करते रहना है और वो रिन्यू होते रहेगा, वैसे वैसे आपको उसका बेनिफिट मिलते रहेगा। आपका ट्रेडमार्क कभी एक्सपायर नहीं होगा अगर आप उसको टाइम पे रिन्यूअल कर लेते हो। ओके, अब यहाँ से है ना बस चालू हो जाते हैं हमारे कुछ केस लॉज। देखो, आईपीआर के अंदर है ना बहुत ज्यादा केस लॉज है, बहुत आपको केस लॉज मिलेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस, रामदेव फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस अरविंद पटेल का केस। केस देखो क्या है। सो ट्रेडमार्क कैन बी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ टू पर्संस। क्या एक ही ट्रेडमार्क दो अलग अलग पर्सन के नाम पे अलग अलग टाइम पे आप अप्लाई कर सकते हो? लाइक मैं और मेरा भाई, देखो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन है ना, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि देखो जॉइंट एप्लीकेशन इज डिफरेंट। मैंने एक ट्रेडमार्क बनाया, मैं एक एप्लीकेशन डाल रहा हूँ, मेरा भाई एक अलग एप्लीकेशन डाल रहा है, क्या ये पॉसिबल है? जॉइंटली तो अलाउड ही है, ये तो हमने पढ़ ही लिया। क्या अलग अलग कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली देखो कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट स्टेटेड दैट ट्रेडमार्क कैन नॉट बी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ टू पर्सन। एक ही ट्रेडमार्क दो नाम पे अलग अलग कैसे रजिस्टर होगा? जॉइंटली करो ठीक है यार, अलग अलग कैसे हो सकता है? इफ इट इज जॉइंट एप्लीकेशन देन इट इज अलाउड। बराबर? अदरवाइज क्या हो गया, मेरा प्रोडक्ट उसके ऊपर मैं लोगो चिपका रहा हूँ, मेरा भाई वो प्रोडक्ट के ऊपर अपना वो सेम लोगो चिपका रहा है, कंपनी का नाम अलग है दोनों का सपोज, और दोनों सेम लोगो चिपका रहे हैं, तो यार पब्लिक भी कंफ्यूज होएगा ना, ये ओरिजिनल लोगो है किसका, ओरिजिनल प्रोडक्ट है किसका। तो इससे बेटर ऐसा कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए कोर्ट ने ऐसा बोल दिया। ठीक है, सेकंड आता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा केस है। केस इज महिंद्रा एंड महिंद्रा पेपर मिल्स लिमिटेड वर्सेस महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। केस सुन लो, देखो क्या है। एक्चुअली केस ये है कि एक कंपनी है जिसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा पेपर मिल्स लिमिटेड। इसने अप्लाई किया ट्रेडमार्क के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा का ट्रेडमार्क, उसको ये चाहिए था। अब जब ये ट्रेडमार्क चाहिए था तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्शन तो उठेगा, बिकॉज महिंद्रा एंड महिंद्रा वेरी वेल नोन कंपनी, ऑलरेडी उसके नाम पे वो ट्रेडमार्क रजिस्टर है। तो रजिस्ट्रार ने ये रीजन पे रिजेक्शन कर दिया कि दिस नेम इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, दैट इज महिंद्रा एंड महिंद्रा। तुमको दिया ना महिंद्रा एंड महिंद्रा, देन इट विल क्रिएट अ कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ पब्लिक। पब्लिक के माइंड्स में कंफ्यूजन क्रिएट होएगा और पब्लिक पता है क्या सोचेगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा ये सेम कंपनी है, ग्रुप ऑफ कंपनी में आते हैं, एक दूसरे के भाई बहन है ये सब लोग, ग्रुप ऑफ कंपनी में आ गए तो ठीक है। तो अल्टीमेटली महिंद्रा एंड महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा की गुडविल का फायदा उठा सकता है, तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर दिया। अब जैसे रिजेक्शन मारा, बराबर, महिंद्रा एंड महिंद्रा को प्रॉब्लम हो गया तो दे फाइल एन अपील, और अपील के नाम पे फिर जब केस फाइल हुआ तो क्वेश्चन ये आता है, महिंद्रा एंड महिंद्रा अप्लाइड फॉर द ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन बट इट वाज रिजेक्टेड। क्या रिजेक्शन वैलिड है? तो आंसर इज यस, 100% रिजेक्शन इज वैलिड, बिकॉज जैसे मैंने बोला कि सेम ग्रुप कंपनी माना जाएगा, कंफ्यूजन और क्रिएट हो जाएगा, पब्लिक सोचेगा दोनों एक ही कंपनी है, तो अननेसेसरी आप बैठे बिठाए किसी की गुडविल पे पैसा कमा लोगे। बराबर? चलो पैसा कमाओगे बात अलग है, लेकिन गुडविल किसी की खराब भी तो कर सकते हो ना, तो ऑब्वियसली वो अलाउड नहीं है, बिकॉज इट इज वेरी मच सिमिलर ट्रेडमार्क, ये बहुत सिमिलर साउंड करेगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं केस 3 एएसई लिमिटेड वर्सेस टाटा ऑयल मिल्स लिमिटेड।
केस देखो क्या है, ASE was selling their product with a distinctive name Promix। मतलब उन्होंने प्रोडक्ट के एक कुछ नाम दिया है प्रोमिक्स करके, बराबर। इट वाज ऑब्जेक्टेड बाय स्टेटिंग दैट द वर्ड प्रो इज वेरी कॉमन एंड इट मे क्रिएट अ कंफ्यूजन। समझो मेरी कंपनी है, मैं ऐसा ऑब्जेक्शन उठाता हूँ, ये प्रोमिक्स है ना, यूज मत करने दो, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मेरे को रजिस्ट्रार पूछ रहा है कैसे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। बोला देखो यार, सिंपल सी चीज है, प्रोमिक्स, प्रो वर्ड इज वेरी कॉमन, तो मेरे प्रोडक्ट के नाम पे भी आगे प्रो लगाता हूं मैं, बराबर। मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो भी अपने प्रोडक्ट के नाम के आगे प्रो लगाता है, तो प्रो 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 प्रो, तो यार पब्लिक कंफ्यूज हो जाएगा। अब रजिस्टर क्या बोलता है, यार प्रो इज वेरी कॉमन वर्ड भाई, ये तो कोई भी यूज करेगा ना, प्रो वर्ड तो बहुत कॉमन है, इसमें क्या कंफ्यूजन है, कुछ नहीं है। मैंने बोला नहीं है कंफ्यूजन, बस इसी चीज पे ऑब्जेक्शन उठाया। और ASE लिमिटेड का जो प्रोमिक्स वर्ड का जो रजिस्ट्रेशन है ट्रेडमार्क का, उसको मैंने स्टॉप करने का ट्राई किया। क्या ये वैलिड है? दैट इज द क्वेश्चन। तो अभी इस चीज का कंक्लूजन देखते हैं कि केस का सॉल्यूशन क्या आया। सो कोर्ट स्टेटेड दैट अ कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क प्रोमिक्स इज वैलिड बिकॉज इट्स एंटायर वर्ड, मतलब प्रोमिक्स एक पूरा वर्ड है, एंड नॉट लिमिटेड टू वर्ड प्रो। हाँ, अगर खाली प्रो होता तो फिर प्रॉब्लम हो सकता था, बिकॉज वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, बट ये पूरा एक वर्ड है प्रोमिक्स, तो ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं केस नंबर 4। केस 4 आता है हमारा, एंग्लो फ्रेंच ड्रग कंपनी वर्सेस ब्रिहंस लेबोरेटरीज। केस देखते हैं क्या है। अभी जैसे देखो, अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो ना, और रजिस्ट्रेशन ये चीज बोल के रिजेक्शन मारा ना कि इट विल क्रिएट कंफ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर, तो रिजेक्शन मार सकते हैं। लेकिन समझो ऐसा कुछ सिचुएशन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा, तो क्या इस ग्राउंड पे रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो सकता है क्या? मतलब मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्शन कुछ नहीं है, मतलब कंफ्यूजन होगा ये वो कुछ नहीं बोल रहे हो, बस रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। मतलब ये ऐसा नहीं है सिचुएशन कि देखो ये सिमिलर है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ऐसा सिचुएशन ही नहीं है। क्या ऐसी सिचुएशन में ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो सकता है विदाउट एनी ग्राउंड ऑफ सिमिलैरिटी? तो ऑब्वियसली आपको शायद आंसर समझ गया होगा। कंक्लूजन इज दैट कोर्ट स्टेटेड दैट फॉर द रिफ्यूजल ऑफ द रजिस्ट्रेशन देयर मस्ट बी सम वैलिड ग्राउंड। कुछ ना कुछ तो वैलिड रीजन होना चाहिए, सिमिलैरिटी, ऑफेंसिव, रिलीजियस सेंटिमेंट, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। खाली ऐसा ही कुछ भी बोल के रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हो सकता है।